सोचिए क्या होगा अगर भारतवर्ष के तमाम लोअर कोर्ट्स में दुनिया भर से बुद्धिस्ट संगठन केस फाइल करना शुरू कर दें कि हमारे देश में कई प्रमुख मंदिर बुद्धिस्ट धार्मिक स्थलों के खंडहर पर बने हैं, उन्हीं के पत्थरों से बने हैं और ऐसे मंदिरों की जांच होनी चाहिए। और अगर इनमें बुद्धिस्ट अवशेष मिले तो उनमें बुद्धिस्ट के प्रवेश, उनके प्रेयर्स का इंतजाम भी करना चाहिए। ऐसे पिटिशन को कोर्ट 2 मिनट में बाहर फेंक देगी, कोर्ट रूम कर फाइन भी लगाएगी और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देगी कि 1947 के बाद हमारे देश में किसी भी धार्मिक स्थल का कैरेक्टर आप किसी भी रूप में बदल नहीं सकते हो। और अगर कोर्ट ने ऐसे पिटिशन को मंजूरी दे दी, हिंदू मंदिरों का सर्वे करवाने का परमिशन दे दिया, तो देश में बवाल मच जाएगा। हिंदू अपने आप को अपमानित महसूस करेंगे। आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरी आस्था को ठेस जरूर पहुंचेगी, क्योंकि ऐसी पुरानी प्राचीन डिस्प्यूटेड बातों को आज के डेट में उठाने का फायदा क्या है 21वीं सदी में? इससे पॉलिटिशियन छोड़कर किसे बेनिफिट मिलने वाला है? लेकिन एक हिस्ट्री स्टूडेंट होने के नाते मुझे इस बात का भी संज्ञान है कि मौर्यन साम्राज्य के गिरने के बाद बुद्धिस्ट पर भीषण हमला हुआ था हमारे देश में। उन्हें बेरहमी से मार डाला गया था। बुद्धिज्म जो तेजी से उसके पहले फैला था, उसे पीछे ढकेला गया बाय फोर्स। याद रहे, प्राचीन भारत में धर्म एक सिर्फ निजी मामला नहीं था, एक पॉलिटिकल टूल था, एक स्टेट पॉलिसी हुआ करता था। ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट के बीच में जो टसल है वो एक हिस्टोरिक रियलिटी है। और अगर ऐसा पिटिशन कभी भी किसी भी कोर्ट में आया तो उसके साथ रिसर्च पेपर्स, हिस्टोरिकल अकाउंट्स भी सबमिट किए जाएंगे। जैसे चाइनीज पिलग्रिम फाशियान जो भारत में 5वीं सदी में आए थे, या ट्रैवलर शुआनजेंग जिन्होंने इंडिया के बारे में 631 और 645 एडी के बीच में लिखा था। इन सब ने लिखा था अपने अकाउंट्स में कि कैसे पटना, विदिशा, अहमदपुर, सांची, कौशाम्बी, मथुरा में बुद्धिस्ट स्तूपास, मोनेस्ट्रीज का नाश किया गया था। कैसे गांधार में 1000 संग्रामास का नाश करके उन्हें खंडहर बना दिया गया था। हम इन सारी चीजों पर डिबेट जरूर कर सकते हैं कि कितने बुद्धिस्ट मारे गए थे, कहां मारे गए थे, प्रेजेंट डे पाकिस्तान, प्रेजेंट डे इंडिया, किसने मारा, बुद्धिज्म का पलायन भारतवर्ष से कब हुआ, कैसे हुआ। लेकिन मोटा मोटा हम प्राचीन भारत में हुए वायलेंस, ब्लडशेड, तोड़फोड़ को भुलाने के लिए तैयार हैं। अगर हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की तरफ थोड़ा आए तो वहां भी 200 साल के अंग्रेजी हुकूमत को हम माफ कर चुके हैं। वही हुकूमत जिसने हमारे देश को कंगाल, नंगा और बटा हुआ छोड़ा 1947 में। आज हम खुशी खुशी लंदन जाकर पैसा देखकर वहां अपना ही कोहिनूर हीरा देखते हैं पैसे देकर। लेकिन किसी कारण हेतु मध्यकालीन भारत में हुए गलतियां, वहां हुई बर्बरता को हम भुला नहीं पाते हैं, क्योंकि बाबर और औरंगजेब ने जो किया उसे बतलाना, उसे दोहराना जरूरी है हमारे नेताओं को अपनी असफलता छुपाने के लिए। मध्यकालीन भारत में किए गए गलतियों से पॉलिटिकल बेनिफिट 21st सेंचुरी में कैसे निचोड़ा जा सकता है, यह हमें पिछले कुछ दिनों में फिर से दिखा। इसीलिए देखिए, उत्तर प्रदेश के संभल में कितनी मेहनत चल रही है। लोगों की जाने जा रही हैं, इंटरनेट कट हो रहा है, लोगों की एंट्री एग्जिट पर पाबंदी लग रही है, स्कूल बंद, ऑफिस बंद, धंधा बंद, जिंदगी बंद। क्योंकि बाबर ने क्या किया था उसका पता लगाना जरूरी है, उसका प्रतिशोध लेना जरूरी है। आज वैसे में भी सरकार के पास और बाकी काम क्या रह गया है? सब कुछ तो ठीक ही चल रहा है अमृतकाल में। तो चलो बाबर के बारे में बात करते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम तो वैसे में भी पानी से सस्ते हो गए हैं, $40 के आसपास आ ही चुका है। एफडीआई के लिए एमएनसी की लंबी लाइन निर्मला ताई के ऑफिस के सामने खड़ी रहती है। चाइना हमारे एक्सपोर्ट्स के बिना ध्वस्त हो जाएगी। देश में 0.56% अनएम्प्लॉयमेंट रह गया है। पर कैपिटा इनकम तो यूएस से ज्यादा हो चुका है। इन्फ्लेशन क्या होती है लोगों को अब याद नहीं है। दूध की तो नदियां बहती हैं हमारे देश में, और देश के में एक नॉन बायोलॉजिकल लीडर है। अब बस ये कमबख्त बाबर का बदला ले लें तो पॉइंट, पूरा देश एकदम फिर सोने की चिड़िया बन चुकी होगी। और आज के इस एपिसोड को अगर आप गौर से देखें तो उन लोगों के लिए भी एक जोर का तमाचा है जो कहते हैं कि हमारा जस्टिस सिस्टम बिल्कुल बेकार है, काम नहीं करता है, चलता ही नहीं है। संभल केस में साबित कर दिया है कि सारे आंकड़े जो आपको दिए गए हैं, ये लेफ्टिस्ट पेप्टिस्ट जो देते हैं वो गलत है। कि सुप्रीम कोर्ट में 70,000 केस पेंडिंग नहीं है, हाई कोर्ट में 6 मिलियन केसेस पेंडिंग नहीं है, लोअर कोर्ट में 40 मिलियन केसेस पेंडिंग नहीं है। 20-30 साल का टाइम नहीं लगता है एक आम इंसान को अपनी केस की सुनवाई कराने के लिए। क्योंकि जब आप बाबर का नाम ले लोगे तो इतनी तेजी से एक्शन होता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी आश्चर्यचकित रह जाता है। संभल में मौतें हुई क्यों
वहां का ये जो शाही जामा मस्जिद है, इसका माजरा क्या है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या? क्यों भारत फिर से दशकों के लिए हिंसा में फिर से जा सकता है? जस्टिस चंद्रचूड़ का इसमें इतनी बड़ी भूमिका के बारे में लोग क्यों बात कर रहे हैं इस स्टोरी में, और ये किस टाइप ऑफ नेता हैं जो ये टूल किट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, ये सब समझेंगे आज के एपिसोड में। लेकिन पहले आपको कोर्ट की क्रोनोलॉजी समझनी होगी, वाकई ही काबिले तारीफ है। 19 नवंबर के दोपहर यूपी के संभल में सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह के कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल होती है। पिटीशन में यह दावा किया जाता है कि चंदौसी में जो जामा मस्जिद है उसे एक मंदिर को तोड़कर बनाया गया है 1526 में, 500 साल पहले। मामले की अर्जेंसी को देखकर कुछ ही घंटों में सुनवाई करने के बाद एक एडवोकेट कमिश्नर को अपॉइंट कर दिया जाता है और मस्जिद के इनिशियल सर्वे के लिए आदेश दे दिए जाते हैं। मजे की बात यह है कि 500 साल पुराना मैटर इतना अर्जेंट बन जाता है कि दूसरे पक्ष को ठीक से सुना भी नहीं जाता है। कोर्ट यह आदेश दे देता है कि नवंबर 29 तक पूरी सर्वे रिपोर्ट पेश की जाए कोर्ट के सामने। और तो और कोर्ट के ऑर्डर आने के दिन में ही पहला सर्वे भी हो जाता है मस्जिद का। इतनी तीव्रता अगर सरकार, प्रशासन, कोर्ट्स अगर रोजमर्रा के केसेस में दिखा देती तो हम कब के विश्वगुरु बन चुके होते। लेकिन फिर आपका ध्यान भटकाने के लिए, आपको खतरे में डालने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता। इसीलिए समय समय पर पुराने जख्मों को खुरेदा जाएगा, धार्मिक भावनाओं के साथ खेला जाएगा, आपका इस्तेमाल किया जाएगा, आपका ध्यान बटाया जाएगा। और जनता जब बाबर, औरंगजेब से बदला लेने में बिजी रहेगी, तब कहां की अच्छी जिंदगी, अच्छी नौकरी, पक्का मकान, साफ पानी, साफ हवा, जेब में 5 रुपए की फिक्र कहां होगी जब 500 साल पहले का बदला आपको लेना होगा। जिसके चलते अब 5 लोगों की संभल में मौत भी हो चुकी है और नेतागण अभी बहुत खुश है। जब दूसरी बार सर्वे टीम पहुंची मस्जिद पे और भी सर्वे करने के लिए, तब वहां के लोग भड़क कर पुलिस पर पथराव करते हैं। जवाबी कार्रवाई भी होती है और 5 लोगों की वहां जान भी जाती है। पुलिस कहती है कि उन्हें भी इंजरीज लगी हैं। एक प्लान्ड ये असॉल्ट था पुलिस के ऊपर। पुलिस के ऊपर भी बर्बरता का इल्जाम लगा है, जबकि पुलिस का कहना है कि वहां भीड़ को पॉलिटिकल क्लास भड़का रही है। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रशासन ने यूपी में हुए इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस को छुपाने के लिए यहां हिंसा भड़काई। बीजेपी का उल्टा कहना है कि इंडिया अलायंस के खराब परफॉर्मेंस के बाद यहां रोना धोना ये कर रहे हैं। लेकिन ये मौतें हुई क्यों? क्या यह वायलेंस अवॉइडेबल था? क्या ऐसी वारदातें और भी अब हमारे देश में हमें दिखने को मिलेंगी आने वाले दिनों में? कौन सा जिन है जो हमारे देश में अब बाहर निकल चुका है? यह समझना जरूरी है। यह स्टोरी सिर्फ एक शहर, एक मस्जिद की नहीं है। जिस जामा मस्जिद का सर्वे संभल के सिविल जज ने करवाने का निर्देश दिया, वो जामा मस्जिद एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट की श्रेणी में आता है। उसका नोटिफिकेशन दिसंबर 22, 1920 में हुआ था, 100 साल से भी ज्यादा पहले, अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 ऑफ द एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904। एएसआई ने इस जामा मस्जिद को प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित किया हुआ है। एएसआई के वेबसाइट में आप इसे देख भी सकते हो, अंडर आगरा सर्कल, मुरादाबाद डिवीजन। और ये लिस्ट ऑफ सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स के अंदर भी आता है। तो ये कोई छोटा कोई ढांचा नहीं है, ये एक एस्टैब्लिश्ड मॉस्क है। लेकिन संभल कोर्ट में 8 पिटिशनर्स ने एक केस फाइल किया। इनमें से एक का नाम हरिशंकर जैन है, शायद आप इन्हें पहचान पाओ। ये वही लॉयर हैं जिन्होंने ज्ञानवापी मॉस्क, काशी विश्वनाथ मंदिर डिस्प्यूट केस में भी फाइल किया था केस कोर्ट में। उस पर एक पूरा एपिसोड डिटेल में बना के रखा है, टाइम मिले तो देख लीजिएगा। इस केस में, इस पिटिशन में दावा किया गया है कि यहां आज जो जामा मस्जिद है, वहां सदियों पुराना पहले एक श्री हरिहर मंदिर होता था, डेडिकेटेड टू लॉर्ड कल्की। पिटिशन का दावा है कि हिंदू शास्त्रों में लिखा हुआ है कि संभल में श्री हरिहर मंदिर खुद लॉर्ड विश्वकर्मा ने बनाया था ब्रह्मांड के स्थापना के शुरुआत में। पिटिशन का दावा है कि 1527-1528 में हिंदू बेग, लेफ्टिनेंट ऑफ बाबर्स आर्मी, ने इस मंदिर को तोड़ा और इसे मॉस्क बना दिया। लिहाजा कोर्ट से गुजारिश है कि क्योंकि यह मॉन्यूमेंट एएसआई के अंडर आता है, इसे पब्लिक के लिए खोल दिया जाए, पब्लिक को आने की अनुमति दे दी जाए। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह सदियों से उनका धर्मस्थल रहा है और पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश दिया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर आप किसी भी धार्मिक स्थल का कैरेक्टर या लोकेशन 1947 के बाद चेंज नहीं कर सकते हो। अब जाहिर सी बात है कि क्या है यह प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और क्यों ये वो एक लॉ है जो भारत को अराजकता से बचाने की कोशिश कर रहा है।
कुछ लोगों का मानना है कि इस लॉ को तो वैसे सिरे से ही खारिज कर देना चाहिए। कुछ लोगों का दूसरा मानना है कि अगर आप ऐसा करोगे तो भारत देश 100 से 500 साल पीछे चला जाएगा। और कुछ का मानना है कि जस्टिस चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी इस लॉ को कमजोर कर दिया है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर पूरा डिटेल्ड एपिसोड देशभक्त पर ऑलरेडी है, खासकर कि आजकल जो हो रहा है उसके संदर्भ में यह एपिसोड देखना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, देख लीजिएगा। अगर ब्रीफ में समझे तो 1991 में पारित किया गया यह लॉ जब राम मंदिर मूवमेंट अपने चरम पर था। इस लॉ का उद्देश्य काफी सिंपल था, अयोध्या में राम मंदिर के सवाल को छोड़कर किसी भी दूसरे धार्मिक स्थान को तोड़ना, उसका परिवर्तन करना, उसे रोकने का काम कर रहा था यह लॉ। राम मंदिर का जो सवाल था वो दशकों से चल रहा था, इसीलिए उसे एक्सेप्शन बनाया गया। लेकिन फिर देखा गया था कि कैसे काशी, मथुरा, संभल, ऐसे कितने और रिक्लेमेशन, कितनी और बदले की भावना से कितने और केस उत्पन्न होंगे तो देश तो अराजकता में चला जाएगा। इसीलिए इस लॉ को लाया गया था। अब इसमें कोई डिबेट नहीं है कि ऐतिहासिक तौर पर गलतियां हुई हैं, मंदिर तोड़े गए हैं, लेकिन इतिहास में गलतियां तो पूरी दुनिया में हुई हैं। हिटलर के नरसंहार के बावजूद जर्मनी को आज दुनिया में सम्मान दिया जाता है। न्यूक्लियर बॉम्ब गिरने के बावजूद जापान और अमेरिका आज दोस्त हैं। फ्रांस और इंग्लैंड 1000 साल से लड़ते आए हैं, उनके बीच में आज हाई स्पीड ट्रेन चलती है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने भारत के आजादी को एक कट ऑफ डेट माना और साफ शब्दों में कहा कि 1947 के बाद किसी भी धार्मिक स्थल का परिवर्तन, चाहे वो उसी धर्म के भीतर भी किसी और सेक्ट का हो या किसी और बिलीफ का हो, उसकी परमिशन नहीं है। साथ ही यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी लॉसूट, कोई भी केस किसी भी धर्म स्थल के परिवर्तन के बारे में जो 1947 के बाद लाया गया है या फ्यूचर में लाया जाएगा, वो माननीय नहीं होगा। इस लॉ में अयोध्या डिस्प्यूट को एज एन एक्सेप्शन रखा गया, यह सोचकर कि अगर राम मंदिर का मसला हल हो जाए तो देश को बांटने वाला यह जो मुद्दा है यह खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट अयोध्या वर्डिक्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बड़ी तारीफ की गई है। वर्डिक्ट में कहा गया कि यह लॉ पुरानी गलतियों को सही नहीं करता है, लेकिन यह कहता है कि पुरानी गलतियों को देश की आजादी के साथ साथ दफना देना चाहिए, जिससे हम आगे बढ़ पाए। 5 मेंबर के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने पाया था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमें और हमारे संविधान में एक मूल आधार है, एंड आई कोट, अ नॉर्म दैट हैज द स्टेटस ऑफ बीइंग अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी वो पार्ट संविधान का, वो हिस्सा संविधान का, वो स्तंभ संविधान का जिसे आप बदल नहीं सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने माना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का काम था कि जबरन धार्मिक स्थलों का परिवर्तन रोकना, नए डिस्प्यूट्स जो पैदा हो सकते हैं उन्हें अवसर ही ना देना पैदा होने के लिए, पुराने जख्मों को खुरेदने का मौका ही ना देने का, जो लोग भुला चुके हैं जो इन इश्यूज को, जिनको नेतागण वापस लाना चाहते हैं। लेकिन देखिए कितने दुख की बात है कि कुछ ही सालों के अंदर उसी सुप्रीम कोर्ट ने फिर से, उन पर आरोप है कि उसी लॉ को कमजोर करने की अनुमति उसी सुप्रीम कोर्ट ने दी, और इसमें जस्टिस चंद्रचूड़ की लेगेसी होगी कि इसमें उन्होंने अहम भूमिका निभाई। आज के डेट में संभल में जो सर्वे के बाद वायलेंस हुआ, मौतें हुई, उसकी नींव रखी गई थी अगस्त 2023 में, जब जस्टिस चंद्रचूड़ द्वारा हेड की गई एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ज्ञानवापी मॉस्क का नॉन इन्वेसिव सर्वे अलाउ कर दिया, जिससे पता लगाया जा सके कि मस्जिद के नीचे मंदिर था या नहीं। उस समय उस कंट्रोवर्शियल ऑर्डर को देते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने मुस्लिम पक्ष के कुछ अहम सवालों का जवाब नहीं दिया था। सवाल नंबर 1, इस सर्वे से आप साबित क्या करने की कोशिश कर रहे हो? 500 साल पुरानी गलती। सवाल नंबर 2, क्या यह सर्वे अपने आप में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में पारित की गई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन नहीं है, जो इसी के लिए बनाया गया था, इसी को रोकने के लिए बनाया गया था? जस्टिस चंद्रचूड़ का लॉजिक था नॉन इन्वेसिव सर्वे है, अरे लेजर का इस्तेमाल करेंगे, रडार का इस्तेमाल करेंगे, कोई ईंट पत्थर नहीं तोड़ेंगे, धार्मिक स्थल को कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे। हिंदी में बोले तो किसी ने आपके घर में 10 हथौड़े लेकर लोगों को भेज दिया, लेकिन तोड़ने के लिए नहीं भेजा है, वो तो देखने के लिए भेजा है कि दीवारें कितनी मजबूत है, वो जांच करने के लिए वो ऐसे थोड़ा नॉक करके पता लगाएंगे। वैसे नॉन इन्वेसिव सर्वे का नतीजा यह बताता है कि यहां एक्चुअली एक मंदिर 500 साल पहले होता था। सवाल यह है कि अब क्या करोगे? पता तो लगा लिया, मस्जिद तो गिरा नहीं सकते हो, क्योंकि उसके लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को गिराना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि इस एक्ट को गिरा देना चाहिए, सिरे से खारिज कर देना चाहिए, और अगर सरकार चाहे तो ये काम कर भी सकती है। सरकार तो कुछ भी है, एनीथिंग इज पॉसिबल।
लेकिन सरकार करेगी नहीं ऐसा काम, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को भी मालूम है ऐसा करने से एक पैंडोराज बॉक्स खुल जाएगा, हजार ऐसे नए केसेस सामने आ जाएंगे। सरकार को बस फिर यही काम करना पड़ेगा, लोगों की मांगे कभी खत्म नहीं होंगी। नेतागण भी शातिर हैं, लॉ नहीं बदलो, ना ही उसे इस तरफ या उस तरफ जाने दो, धीमी आंच पर मामले को सुलगने दो, जब जरूरत पड़े एक संभल को निकाल दो। अरे जज नॉन इन्वेसिव सर्वे का ऑर्डर दे देगा, लोग भड़केंगे, पुलिस और प्रशासन और इनके बीच में पथराव होगी, लोगों के बीच में कुछ लोग मारे जाएंगे, फिर पार्टी बोलेगी देखा हम खतरे में हैं, और पोलराइजेशन होगा, और लोगों में डर होगा, और लोगों में शक पैदा होगा, और भारी इलेक्शन में फिर से जीत होगी। मुद्दों पर बात नहीं होगी, बाबर और औरंगजेब पर बात होगी। यह फॉर्मूला अब हमारे देश में परफेक्ट हो चुकी है, और विवादित ढांचों की कमी तो है नहीं हमारे यहां। प्रधानमंत्री या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चाहे तो 1 घंटे में यह सारा मामला निपट सकता है। एक मौत नहीं होगी, एक इंस्टेंस ऑफ वायलेंस नहीं होगी, लोगों की जान बचेगी, देश में शांति बहाल होगी, इकोनॉमी फिर से पटरी पर भी शायद आ जाए। सिंपल 2 लाइन का स्टेटमेंट इशू करना है, चाहे प्रधानमंत्री हो, होम मिनिस्टर हो, चीफ जस्टिस हो। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो किया जाएगा। नो इफ, नो बट, नो नॉन इन्वेसिव सर्वे। लेकिन ऐसा करना पॉलिटिकली सुइसाइड माना जाता है। हां, यह बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नए चीफ जस्टिस खन्ना साहब, इस मामले में एक स्टेप ले सकते हैं कि किसी भी इन्वेसिव, नॉन इन्वेसिव, सेमी इन्वेसिव सर्वे को इलीगल घोषित कर दें, जिससे जो जीनी बोतल से बाहर निकली है वो कुछ हद तक फिर से बोतल में वापस चले जाए। सवाल यह है कि वो ऐसा करेंगे या नहीं। अगर कोर्ट ने क्लियर डिसीजन नहीं लिया, अगर मीडिया ने सच नहीं दिखाया, अगर विपक्ष ने लोगों को पॉलिटिक्स नहीं समझाया, तो आगे चलकर यह मुद्दा और भी गरमाने वाला है। नेतागण हर ऐतिहासिक गलती के लिए कोर्ट से केस दर्ज कर देंगे, माफी मांगेंगे, उसके बाद एक्शन होगा, उसके बाद लोग भड़केंगे, उसके बाद फिर से मारपीट होगी। अयोध्या के बाद मथुरा, मथुरा के बाद वृंदावन, उसके बाद अदीना मॉस्क, उसके बाद रुद्र महल, उसके बाद शमसी मॉस्क, ये केस तो चलते ही रहेंगे। ये नया वाला जो फॉर्मूला है, ये बुलडोजर जस्टिस की तरह काम कर रहा है, और वो भी कोर्ट्स के परमिशन के साथ, अनुमति के साथ, इंकरेजमेंट के साथ। तो कोर्ट्स को फैसला करना होगा, या तो जनता को समझना होगा कि कितने बार इस झांसे में वो आने वाले हैं, कितने बार पुराने मुद्दों को ऐसे टटोला जाएगा, कितने बार ये जो घाव हैं उन्हें खुरेदा जाएगा, कितने बार धर्म के नाम पर लोगों को उकसाया जाएगा। अपने धर्म पर गर्व रखो, बिल्कुल गर्व रखो, नए नए मंदिर बनाओ, घर में बनाओ, देश में बनाओ, दुनिया भर में बनाओ, ऐसा हो भी रहा है। लेकिन 500 साल पहले क्या हुआ उसे बार बार खुरेदना, वहीं अपनी मंदिर की मांग करना, धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स की रोटियां सिकते हुए देख रहे हो लेकिन समझ नहीं रहे हो। यह तब हो रहा है जब देश के युवाओं को इतनी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये धर्म का मजाक नहीं बना रहे हो, आप लोगों के विश्वास के साथ भी विश्वासघात कर रहे हो, सिर्फ सत्ता और पावर के लालच में। लेकिन शायद आपको ऐसा ना लगे। आपको क्या लगता है कि वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हटा देना चाहिए, ये सारे ताले खोल देने चाहिए, 500 साल पहले वाला रीसेट बटन दबा देना चाहिए? हां या ना कमेंट सेक्शन पे लिखिए, मुझे समझाइए आपकी रीजनिंग क्या है। हो सकता है मेरी सोच पुरानी हो, मेरी सोच गलत हो, मैं ही ऐसे उल्टी सीधी बातें कर रहा हूं। बताइएगा जरूर कमेंट्स में क्या सही है, क्या गलत है, देश के लिए क्या अच्छा है, क्योंकि देशभक्त तो यही सोचता है कि हमें आगे की तरफ देखना चाहिए। पीछे जो गलतियां हुई हैं, खासकर कि मिडिवल इंडिया में जो गलतियां हुई हैं, वो एंशिएंट इंडिया और मॉडर्न ब्रिटिश इंडिया की गलतियों की तरह उसे हमें भूलकर थोड़ा आगे बढ़ने और आगे देखने की दरकार है।